हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जिस टॉपिक पे आपसे बातें की उसमें हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या थी, रेट लॉ क्या था, ऑर्डर किस तरीके से किसी रिएक्शन का निकाला जाता है, और अब हम बातें कर रहे थे आपसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपसे अभी एक बार डिस्कशन किया किसी गैसेस रिएक्शन के लिए आप उसके किस तरीके से इंटीग्रेटेड इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हो। आइए हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे आज आगे बातें करने वाले हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स के साथ। मेरे सामने बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हो अपनी नोट्सबुक में कि हमें और कौन कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं। तो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट मिलता है। अमोनियम नाइट्राइट दैट इज NH4NO2 जो N2 और 2H2O में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। इन काइनेटिक्स ऑर्डर में मैं आपके सामने जो हाईलाइट कर रहा हूं वो हाईलाइट कर रहा हूं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 को। पहले डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में और लैंग्वेज समझनी पड़ती है। आइए क्वेश्चन क्या होता है H2O2 के ऊपर, क्या लैंग्वेज होती है, समझते हैं। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए जो आपके सामने मैं रिएक्शन लिख रहा हूं 2H2O2 क्या बना रहा है, 2H2O प्लस O2 बना रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इस इक्वेशन का रेट लॉ क्या होगा, तो ये तो आपको अब मालूम होना चाहिए कि रेट लॉ क्या होगा। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू के इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और H2O2 जिस पर पावर आप 1 लगाओगे। 1 क्यों? क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल होता है। उसने कहा चलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन आप के की वैल्यू आप किस तरीके से लिखोगे। आपको के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की मालूम है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहां पर ए क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी H2O2, और ए माइनस एक्स क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2। लेकिन उसने आपके सामने जरा सी बातें चेंज कर दी। हम कैसे पता लगाएं H2O2 का इनिशियल और फाइनल अमाउंट, उसके लिए उसने क्या किया, उसने एक टाइट्रेशन सेट किया। उस टाइट्रेशन में हमने KMnO4 का एक सोल्यूशन ले लिया। KMnO4 इज जस्ट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये करेगा क्या, ये H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब KMnO4 जब आप इसमें ऐड करोगे तो वो केमिकली रिएक्शन किससे करता है, H2O2 से रिएक्शन करता है। यानी KMnO4 का कितना अमाउंट रिएक्शन में यूज होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास H2O2 कितना है। तो आइए सोचते हैं। हमने कहा टाइम t इक्वल्स टू 0, हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ KMnO4, कितना लिखा मैंने, V0। यानी KMnO4 का जो वॉल्यूम यूज हुआ वो V0 यूज हुआ। कब, जब टाइम कितना था, 0। मुझे बताएंगे अगर टाइम 0 होगा तो उस समय H2O2 कितना होगा। तो H2O2 कितना होगा, आप मान लो कि H2O2 शुरुआत में A था, जितना आपने शुरुआत में लिया होगा वो इनिशियल कंसेंट्रेशन H2O2 का A होगा। तो यहां पे जो V0 होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा H2O2 के अमाउंट के, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और जब रिएक्शन बढ़ेगा तो टाइम t पे क्या होगा, टाइम t पर जो वॉल्यूम KMnO4 का आप यूज करोगे वो वॉल्यूम पहले से ज्यादा यूज होगा या कम यूज होगा। तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि जो H2O2 मेरे पास गिवन किया गया है उसका अमाउंट जैसे से रिएक्शन बढ़ता जाएगा उसका अमाउंट चेंज होता जाएगा, और आफ्टर टाइम t उसका कंसेंट्रेशन कम होके मान लीजिए A माइनस एक्स हो गया। तो क्या लिखोगे, Vt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A माइनस एक्स के। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि V0 क्या है, इनिशियल, Vt क्या है, A माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोशिश कीजिएगा क्लियर करने की। मैंने आपसे कहा कि आप इस H2O2 के रिएक्शन को टाइट्रेट करने के लिए, इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए आप इसे KMnO4 से टाइट्रेट करते हो। KMnO4 H2O2 को टाइट्रेट करता है, तो जितना KMnO4 का वॉल्यूम यूज होगा उतना ही वॉल्यूम यानी उतना ही अमाउंट H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शुरुआत में सबसे ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा KMnO4 का V0,
जो KMnO4 के इनिशियल अमाउंट A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आफ्टर टाइम T ये VT हो जाएगा, दैट इज A माइनस X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट इक्वेशन अगर आपको लिखना होता इस फॉर्म में तो आप कैसे लिखते, आप लिखते K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A की जगह क्या होता V0 और VT। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल में वो ये क्वेश्चन देता है कि H2O2 के लिए इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए और वो आपको गिवन करता है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर टाइम t, तो आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से K की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास K की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है बाय हेल्प ऑफ H2O2 रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस किया और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एक बातें देखी कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन की रेट यानी जो उनका कंसंट्रेशन था वो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये बातें समझ आई कि रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझते समय मैं आपको सामने जीरो ऑर्डर की भी बात करूंगा और फर्स्ट ऑर्डर की भी बात करूंगा, एक नॉर्मल बात समझ सकें कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक बन जाता है अगर हमें नहीं क्लियर होता, तो मैं एक बहुत सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं, कोशिश कीजिएगा समझने की। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए मान लीजिए हमने ए और बी को लिया और ये मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने कहा कि ये रिएक्शन जो हमारे पास गिवन किया गया है, अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या है, तो हमें मेंशन किया गया रेट इक्वल्स टू के ए पे पावर 1 और बी पे पावर 1। मतलब आपको उसने बताया कि जो केमिकल रिएक्शन आपको दिया गया है ना, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, आइए इसे और क्लियर करते हैं। मैंने आपसे कहा हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हमने कहा ए का कंसंट्रेशन लेते हैं 0.1 मोल्स पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन लेते हैं 0.1 मोल्स पर लीटर और रेट बताते हैं x। अब रिएक्शन होना शुरू हो गया। अगर रिएक्शन होना शुरू हो गया मतलब a प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये 0.1 है, ये 0.1 है। हमने कहा उस टाइम पे बताओ जब a 0.05 हो जाए, तो आपने कहा कि a का कंसंट्रेशन चेंज होकर 0.05 हो गया, तो b का कितना होगा, तो b का भी 0.05 ही होगा। इसका मतलब दोनों के कंसंट्रेशन बराबर कम हो गए होंगे। क्यों, ऐसा क्यों लिखा आपने, आइए इसे और क्लियर करते हैं। आप कहोगे जब रिएक्शन शुरू होगा तो इसके अगर x मोल्स फिनिश हो रहे होंगे तो इसके आगे स्टोइकियोमेट्री भी 1 है, तो इसके कितने मोल्स फिनिश हो रहे होंगे, इसके भी x मोल्स फिनिश हो रहे होंगे। और अगर दोनों के x मोल्स फिनिश हो रहे होंगे तो जो अमाउंट इसका आपको मिलेगा आफ्टर टाइम t, सेम उतना ही अमाउंट इसका भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है आपको। तो हमने ये मान लिया कि a का कंसंट्रेशन कुछ देर बाद जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, आफ्टर टाइम t ये कितना हो गया, ये 0.05 हो गया, ये कितना हो गया 0.05 हो गया। मैं पूछूं बताओ अब रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो आप कहोगे कि रेट पहले x थी। a का कंसंट्रेशन कितना था, a का कंसंट्रेशन था 0.1 मोल्स पर लीटर, b का कितना था 0.1 मोल्स पर लीटर। और अब मुझसे कहता है बताओ रिएक्शन की रेट क्या होगी, मुझे रेट पता लगानी है, x डैश मान लीजिए मुझे पता लगाना है कितना होगा। रेट कांस्टेंट फिक्स है। अब a का कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.05, b कितना हो गया 0.05, और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो x इक्वल्स टू 4x डैश हो जाएगा। मतलब x डैश क्या हो गया, x/4, मतलब रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। यहां पर यह बता रहा हूं मैं कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स था, और अगर आपने a और b दोनों के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात किया कि जब रिएक्शन शुरू होगा तो a का कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा होगा और b का कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा होगा, तो रिएक्शन की रेट भी चेंज हो रही होगी। आइए इसी बात को फिर से कवर करते हैं। मैंने कहा a मेरे पास 0.1 मोल्स पर लीटर है और मैंने b को लिया 100 मोल्स पर लीटर, और रेट बताई कि उस समय रिएक्शन की रेट कितनी है, x है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, तो अब आप इसे कैसे लिखोगे,
तो हमने कहा कि चलो इसे फिर से लिखते हैं, और इस बार लिखने के लिए आपने क्या कहा कि रेट शुरुआत में कितनी है, x है, इसके अलावा k रेट कांस्टेंट है, a कितना है 0.1 और b कितना है 100। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 0.1 10k। तो रेट उस समय 10k के बराबर है जिसे x बोला जा रहा है। अब क्या होगा, हमने कहा कि अब जब रिएक्शन शुरू हुआ और कुछ देर बाद आफ्टर t इक्वल टू 0 पे आपने ये लिया और आफ्टर टाइम t क्या होगा, हमने कहा ये हो गया मान लो 0.05, आधा हो गया अपने अमाउंट का। तो ये क्या 50 हो जाएगा, ये 50 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितना 0.1 में से x माइनस हो रहा था, अगर b का अमाउंट कितना होगा 100 होगा, तो इसमें से कितना माइनस हो रहा होगा 100 माइनस x हो रहा होगा। x की वैल्यू कितनी आई होगी, x की वैल्यू 0.05 होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 99.95। मतलब आफ्टर टाइम t इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया होगा 99.95 मोल्स पर लीटर हो गया होगा। आपने फिर वैल्यू पिट की कि मुझे x डैश पता लगाना है, k उतना 0.05 और आपने इसे लिखा 99.95। जब आप इस वैल्यू को लिख दोगे, अगर आप देख सकते हो जो वैल्यू आपको मेंशन की गई है, तो हमारे सामने जो कंडीशन बन के आई, अगर आप उसको सॉल्व करते हो 99.1 दिस फॉर्म, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू नियर अबाउट 5k के बराबर आएगी, 4.995 आएगा लगभग। तो 4.995 को हम नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं, हमने उसे 5 लिख दिया है। इसका मतलब रिएक्शन की रेट हाफ हो गई, पहले 10k थी, अब क्या हो गई 5k हो गई। इसका मतलब आप रेट क्या बताओगे, x/2 बताओगे। क्या मीनिंग हुई यहां पर, अगर मैं आपके सामने जो बातें रखी उसे जरा सा समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो। क्या समझ रहे हैं हम इसमें कि a का कंसंट्रेशन और b का कंसंट्रेशन आपने लिया रेट थी, टाइम के साथ जैसे रिएक्शन हुआ a और b के दोनों के कंसंट्रेशन रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर रहे थे। ये नहीं कि सिर्फ a का कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रहा था, b भी कर रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में जब आपने एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तो उस केस में 0.1 से ये तो इफेक्ट हुआ 0.05, ये हो गया 99.5, और अगर 99.5 की बात करोगे तो ओवरऑल x जो आया वो 5k के बराबर आया। मतलब रिएक्शन की रेट अब सिर्फ किससे अफेक्ट हुई है, अब वो सिर्फ अफेक्ट हुई है a के कारण, b के कारण वो अफेक्ट नहीं हो रही। मतलब मेरा ऑर्डर तो सेकंड था, लेकिन जब आपने रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को किस में ले लिया, एक्सिस में ले लिया, तो वो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करना बंद कर दिया। मतलब वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने लगा। जीरो ऑर्डर में भी तो कहते थे कि रिएक्टेंट एक्सिस में होगा तो रिएक्शन किसे फॉलो करेगा, जीरो को। वैसे ही वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन टेकन इन एक्सिस इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर, तो उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं करता है। और अगर अफेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर बी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब रेट क्या लिखोगे, अब रेट लिखोगे के ए पे पावर 1 बी पे पावर 0। मतलब बी के कंसंट्रेशन के चेंज होने से रिएक्शन की रेट इफेक्ट नहीं हो पा रही है। नाउ दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। था सेकंड ऑर्डर, लेकिन आपने उसे फर्स्ट ऑर्डर बना दिया। कैसे बना दिया, वन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस, एक रिएक्टेंट को ज्यादा लेके। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन हम नाम देते हैं किसे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। तो क्लियर कीजिएगा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगा, लेकिन वो तब तक ही कंडीशन होगी जब तक कि किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया गया हो। अगर रिएक्टेंट को एक्सेस में नहीं लिया गया है तो रिएक्शन फॉलो करेगा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ही। तो हमारे पास जो बातें हैं वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर की है। अब इसे हम समझ रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब आपको समझ में आना चाहिए। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉर्मली रिएक्शन सीडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो तो करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में। ऐसे वो रिएक्शन किसी और ऑर्डर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर के साथ रखे जाते हैं उनका पहला रिएक्शन ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ही होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनेंगे।
आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आइए सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ मेंशन की गई है, जो मैंने आपको बताया वो एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा आपको। सच रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर ट्रूली नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन। अंडर सर्टेन कंडीशन का मतलब क्या है? द वन ऑफ द रिएक्टेंट आर टेकन इन एक्सेस। अगर आप एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा ले लेते हो रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड, तो आप बताते हो बिकम रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनके जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रखनी है। पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास है वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आपने शुगर लिया हुआ है और ये शुगर वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये दोनों ही एग्जांपल स्टडी किए जाते हैं अंडर व्हाट? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इन रिएक्शंस को आपके सामने रखूं कि क्या मतलब है हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, क्यों ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या बातें आपके सामने यहां पे आती हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के इस रिएक्शन को। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में हमने जिस एस्टर को आपके सामने मेंशन किया है, जरूरी नहीं कि यही एस्टर हो, दैट इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट, और इस एस्टर का हम वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन से फॉर्म क्या होगा? रिएक्शन से फॉर्म होगा एसिटिक एसिड और C2H5OH। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है और किस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ मिलेगा, तो मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं। रिएक्शन की जो रेट है वो लिखा मैंने K' CH3COO C2H5 कंसंट्रेशन पे पावर 1, H2O कंसंट्रेशन पे पावर 1। ये जो रिएक्शन आपके सामने मैं शो कर रहा हूं ये फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। लेकिन इफ H2O इज टेकन इन एक्सेस, इसका मतलब होता है कि आप कह सकते हो मे बी H2O एक्ट एज सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट्स एक्सेस में लिए जाते हैं, तो अगर सॉल्वेंट के फॉर्म में आप इसे ले रहे हो यानी एक्सेस के फॉर्म में ले रहे हो तो ये कंडीशन हमारे पास जुड़ जाएगी। तो अगर आपने कहा कि हमने H2O को एक्सेस में ले लिया होगा, तो अभी बात हुई थी वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन टेकन इन एक्सेस, तो वो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं करता। तो ऐसे केस में मैंने कहा रिएक्शन की रेट को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, K' और H2O एक साथ लिख दिया और CH3COO C2H5 एक साथ। ये जो है ये क्या है? इसे हमने लिखा K और ये क्या हुआ? CH3COO C2H5। और ऐसी कंडीशन में अब ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है किसे? सीडो फर्स्ट ऑर्डर को। K की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो K के बराबर होगी K' और H2O कंसंट्रेशन। H2O का कंसंट्रेशन कितना होता है? H2O का कंसंट्रेशन मतलब N/V। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर पानी लेने का मतलब क्या है? हमने मान लिया 1 लीटर, आप 500 ml मान लो, आप 2 लीटर मान लो, आप 100 ml मान लो। अगर हमने 1 लीटर पानी ले लिया, इसका मतलब 1000 ml पानी है मेरे पास। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1। इसका मतलब क्या हो गया? मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया तो 1000 ग्राम आ गया। 1000 ग्राम क्या है? 1000 ग्राम मास है। और अगर 1000 ग्राम मास है तो मोल्स कितने होंगे? 1000/18। और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, नियर अबाउट व्हाट? 55.55 m। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे K पता है, K' निकालना चाहता हूं, तो K' कैसे निकलेगा? K/55.55। इस तरीके से आप K' निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में बताइए K' किस यूनिट को फॉलो करेगा, किस यूनिट को शो करेगा, तो K' की यूनिट क्या होगी, K की यूनिट क्या होगी और K' की यूनिट क्या होगी? तो मैंने आपको किसी भी ऑर्डर की यूनिट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्म बताया हुआ है, मोल्स पर लीटर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। K जिस एक्सप्रेशन में आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर का है,
तो के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर वाली होगी, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। लेकिन के डैश जो आ रहा है वो सेकंड ऑर्डर के एक्सप्रेशन में लिखा रहा हूं मैं। अगर सेकंड ऑर्डर के एक्सप्रेशन में मैं लिख रहा हूं तो इसकी यूनिट क्या होगी, आप n की वैल्यू क्या रखोगे, हमने कहा कि अब मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 2 हो गई। 2 होने का मतलब मोल पर क्या आ गया, -1, लीटर पे -1, सेकेंड इनवर्स। इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो लीटर पर मोल पर सेकेंड, दिस वन। तो ये K और K डैश की यूनिट हो गई जो आप निकाल सकते हो। एंड दिस रिएक्शन फॉलो सीडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब आप वाटर को एक्सेस में लोगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस K की वैल्यू को निकालते कैसे हो, प्रैक्टिकली निकलता कैसे है K का डाटा, तो K का डाटा निकालने के लिए आपके सामने फिर से एक टाइट्रेशन की बात होती है। टाइट्रेशन किसका, तो हम करते हैं NaOH का टाइट्रेशन। आइए समझते हैं कि NaOH के टाइट्रेशन से आप किस तरीके से K डैश की वैल्यू और K की वैल्यू कैलकुलेट करते हो क्या रहा था रिएक्शन में भी आपने देखा, एस्टर रिएक्शन कर रहा था किससे, वाटर से इन HN। यहां HN क्या है रिएक्शन का, कैटलिस्ट है। रिएक्शन में बना क्या, एसिटिक एसिड और साथ में C2H5OH। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन को टाइट्रेट करना है तो हम इस रिएक्शन को टाइट्रेट करते हैं NaOH की हेल्प से। NaOH एक बेस है और ये बेस रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। तो जो एसिड का अमाउंट होगा वही अमाउंट NaOH का भी उसी रेशियो में यूज हो रहा होगा। हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ NaOH टाइम, और NaOH रिएक्शन किससे करेगा, एसिटिक एसिड से करेगा। तो बात सोच के देखिएगा, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर हमने कहा कि NaOH का वॉल्यूम V0 होगा, तो ये V0 किसके बराबर होगा, तो यहां पे आपको ये बात दिखती है कि एसिटिक एसिड टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तो बनेगा ही नहीं। अगर टाइम t पर एसिटिक एसिड बनेगा ही नहीं तो ऐसे केस में ये A होगा और ये कितना होगा, 0 0 होगा। तो आप क्या NaOH के वॉल्यूम का यूज कर रहे होगे, तो हम कहेंगे यहां वॉल्यूम यूज होगा, बट ये वॉल्यूम जो होगा ये अमाउंट ऑफ HN का होगा जो कहां से आ रहा है, फ्रॉम कैटलिस्ट। सॉल्यूशन में कैटलिस्ट भी तो आपने ऐड किया है, तो V0 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आफ्टर टाइम t ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो t टाइम के बाद ये अमाउंट हो जाएगा A माइनस एक्स, ये x और ये x। तो आफ्टर टाइम t जो VT वॉल्यूम यूज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप जानते हो कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में कंज्यूम तो नहीं होता, यानी जितना कैटलिस्ट पहले था उतना ही कैटलिस्ट अभी भी होगा, यानी ये NaOH रिएक्शन करेगा किससे, अमाउंट ऑफ HN से, प्लस ये रिएक्शन करेगा किससे, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड से। इसके अलावा एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब रिएक्शन हमने मान लिया कि फिनिश हो गया। अगर फिनिश हो गया तो A माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो A माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0, और एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, A। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां फिर से जुड़ेगा क्या, अमाउंट ऑफ HN प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। यहां पे एसिटिक एसिड का जो अमाउंट है वो कितना है, X, यहां पे कितना होगा, A। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे K का एक्सप्रेशन लिखना है तो K इक्वल टू आप लिखोगे 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन है और K क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट है। तो A क्या है, इनिशियल अमाउंट, और यहां पर A जो है आपको वो कैलकुलेट करना है, और A माइनस एक्स क्या है, फाइनल अमाउंट। तो आप कैसे लिखोगे, बातों को ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो वॉल्यूम V इनफाइनाइट आया है वो A और अमाउंट ऑफ HN के बराबर है, और यहां पे जो अमाउंट ऑफ HN है वो V0 के बराबर है। मतलब अगर मैं V इनफाइनाइट में से V0 को माइनस कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन, ये A के बराबर हो जाएगा ना। आप देखो अमाउंट ऑफ HN प्लस एसिटिक एसिड का जो अमाउंट है जो A है और अमाउंट ऑफ HN है वो V इनफाइनाइट के बराबर है, और V0 सिर्फ अमाउंट ऑफ HN है।
जितना HIN आपने स्टार्टिंग में लिया उतना बाद में भी लिया गया है। इसका मतलब ये अगर आपको इसमें से माइनस करना है तो V0 वॉल्यूम जो यहाँ यूज हो रहा है वो माइनस कर दो इसमें से, तो ये कौन सा वॉल्यूम आएगा, ये वो वॉल्यूम आएगा जो किससे रिएक्शन कर रहा होगा, एसिटिक एसिड से। तो A किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, V इनफाइनाइट माइनस V0। अब आपको क्या चाहिए, A माइनस एक्स। तो A किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इनफाइनाइट माइनस V0 माइनस X किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सोच के देखो क्या लिखूंगा, VT माइनस V0। यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, V इनफाइनाइट V0 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से कट जाएगा माइनस VT, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A माइनस एक्स के। पुट कर लीजिए 2.303 अपॉन T लॉग A कितना है, तो आपने कहा A जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V इनफाइनाइट माइनस V0 के अपॉन A माइनस एक्स क्या होगा, वो बराबर होगा V इनफाइनाइट माइनस VT के, और ये हमारा K का एक्सप्रेशन होगा। यानी अगर ये क्वेश्चन बनता है, अगर बात करें तो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपके एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उस एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में ये बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको, लेकिन उनका यूज नहीं बताएंगे वो कहीं पर, तो वो बात भी समझ आ जाएगी आपको जब आप इस एक्सप्रेशन को समझ जाएंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिवली काफी इंपॉर्टेंस है ये एक्सप्रेशन। वो आपको क्या कवर कर दे, वो कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का एक रिएक्शन है और उसमें वाटर एक्सेस में लिया गया है, यानी रिएक्शन फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। बताओ के की वैल्यू क्या होगी अगर इस टाइम पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए है, तो आप इस एक्सप्रेशन के साथ अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं एनसीईआरटी का, एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी का मेंशन किया हुआ है, आइए उस एग्जाम्पल को समझते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सोल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग। देखिए हाइड्रोलिसिस हो रही है किसकी, मिथाइल एसीटेट की। मिथाइल एसीटेट आप जानते हो CH3COOCH3, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जा रही है वाटर से। फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है एसिटिक एसिड, और साथ में यहाँ से एसिटिक एसिड बन जाएगा और एल्कोहल में CH3OH, ये बन गया। वो आपसे ये कह रहा है कि हमने इसे स्टडी किया टाइट्रेटिंग विद लिबरेशन ऑफ एसिटिक एसिड अगेंस्ट NaOH, जो भी आपको बताया गया कि एसिटिक एसिड के अमाउंट से हम लोग इसका रेट कांस्टेंट निकालते हैं, और उसकी हेल्प से उसने एस्टर के अलग अलग कंसंट्रेशन आपको बता के दिए हैं। वो आपसे कह रहा है कि बताओ कि ये रिएक्शन सीडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है अगर वाटर का कंसंट्रेशन नियर अबाउट सेम हो 55 मोल्स पर लीटर। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि K डैश बताओ। तो पहले K कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि K लिखने का तरीका है ना 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो 0 से 30 के बाद ये A था और ये क्या था A माइनस एक्स, तो आप क्या वैल्यू पुट करोगे, आप लिखोगे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 30 लॉग A कितना है 0.8500 और ये है 0.8004। लॉग लेना मैंने आपको पहले बताया था। अब एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लॉग के थ्रू सॉल्व नहीं कर रहा, आप एक बार लॉग खुद से लेंगे। अगर आप लॉग को सॉल्व करते हो तो हमारे पास ये जो वैल्यू बैठती है वो अबाउट 2.004 इंटू 10⁻³ बैठती है। यूनिट क्या होगी, मिनट इनवर्स। ये पहली वाली K की वैल्यू हो गई। अगर मैं K की दूसरी वैल्यू निकालूं 60 सेकंड तक के लिए तो क्या होगा, तो आपने कहा चलो उस एक्सप्रेशन को निकाल लेते हैं। हमने फिर से लिखा 2.303 अपॉन 60 लॉग, और अब इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 0.8500 अपॉन 0.7538, ये फाइनल वैल्यू है एस्टर के कंसंट्रेशन की। आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो एंड दैट वैल्यू इज 2.002 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। अगर मैं तीसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आपसे कहता तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते थे। 2.303 टाइम कितना, टाइम अब रखते हैं 90 लॉग, फिर से पुट करते हैं क्या वैल्यू है 0.8500 और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 0.7096। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यू नियर अबाउट क्या आ रही है 2.005 10⁻³ और मिनट इनवर्स। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, हाँ बड़ा कैलकुलेशन होगा,
तो आप देख रहे हो कि 2.004, 2.002 या 2.005, बेसिक आप इसे 2 ही तो बोलोगे, 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि रिएक्शन तो लगातार होता जा रहा है, लेकिन रिएक्शन का जो K आ रहा है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। हर स्टेप के बाद जो K की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट है ओवरऑल रिएक्शन के प्रोसीड होते होते। अगर रिएक्शन लगातार हो रहा है लेकिन K कांस्टेंट है, और K कौन सा एक्सप्रेशन का लिखा गया है? फर्स्ट ऑर्डर का लिखा गया है। मान लो मैं यहां पे K 0 ऑर्डर का लिखता, K = xt, और मैं उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता, और हर केस में K की वैल्यू क्या आ रही होती? सेम आ रही होती। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 ऑर्डर काइनेटिक्स के रेट कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर किसे फॉलो कर रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो ये बात क्या प्रूफ करती है? दिस इज प्रूफ दैट द रिएक्शन फॉलो व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फॉलो किसे करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो पहला तो हो गया हमारा क्या, कि आप क्या बताओगे? शो कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। सीडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा क्या बात पूछ रहा है? वो आपसे कह रहा है K डैश बताओ कैसे निकालोगे। तो अगर आपको K डैश कैलकुलेट करना है तो K डैश कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस एक्सप्रेशन का? तो K डैश कैसे निकालोगे आप? तो हमने कहा कि आपको मालूम है ना, उसने तो लिख भी दिया है यहां पर K डैश निकालना है, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, अगर आप K डैश निकालने जाओगे तो क्या था फॉर्मूला? K = K डैश इंटू वाटर कंसेंट्रेशन। तो K डैश क्या आएगा? K क्या लिखूं? K की तो 3 अलग अलग वैल्यूज हैं, 2.004, 2.0 और 2.005। तो आप या तो 2 लिख सकते हो, वरना आप एवरेज निकाल सकते हो। 4, 6 और 5 कितना हुआ? 9। 3 से डिवाइड करते तो 2.003 के नियर अबाउट वैल्यू आ जाती, और साथ में 10⁻³ होता, और अपॉन क्या हो जाता? H2O, जिसका अमाउंट कितना लिया है उसने? 55 लिया हुआ है। तो यहां से आपको क्या मिल जाता? K डैश की वैल्यू होती। आप इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो। यूनिट पे बात कर लेते हैं। K की यूनिट क्या थी? मिनट इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर। तो क्या आ गया? यूनिट आ गई हमारे पास मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स, और ये जो यूनिट है ना, ये बताती है कि ये किसकी यूनिट है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए K की यूनिट होती है। तो ये न्यूमेरिकल हमें ये बात समझाता है कि रिएक्शन किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो आपने अभी देखा कि C12H22O11 आपने एक शुगर मॉलिक्यूल लिया, वाटर से रिएक्ट करवाया एसिडिफाइड मीडियम में जो कि कैटलिस्ट था, बना क्या? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मॉलिक्यूल जो आपके पास यहाँ बना उसे हम ग्लूकोज कहते हैं, एक हम इसे फ्रक्टोज कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करते हैं आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में, जब हम ऑप्टिकल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा तो मैं इस पर वापस डिटेल डिस्कशन करूँगा। वहाँ पे हम इसके रोटेशन की हेल्प से K को निकालना सीखेंगे कि कैसे आप रोटेशन की हेल्प से इनका K निकालते हो। अभी वो बातें मैं यहाँ नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी क्लियर करना पड़ेगा फिर। तो आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इस रिएक्शन का रेट क्या लिखोगे। इस रिएक्शन का रेट लिखोगे आप K डैश C12H22O11 पे पावर 1 H2O पे पावर 1। ये फॉलो किसे कर रहा होगा? सेकेंड ऑर्डर को। लेकिन अगर आपने वाटर को किस में लिया होगा? एक्सेस में लिया होगा, तो रेट क्या लिखी जाएगी? K डैश और H2O को आप एक साइड लिख देते हो, C12H22O11 ये, एंड दिस कॉल व्हाट? ये क्या है? ये है K और ये है C12H22O11 पावर 1। मतलब नाउ द रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस थे जो मैंने आपको बताए। एक आखिरी इक्वेशन और बच गया, रेडियो एक्टिविटी। लेकिन रेडियो एक्टिविटी वाले इस टॉपिक को हमें आगे डिस्कस करना है अगले क्लास में। ओवरऑल आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो इक्वेशंस थी और उस पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब मैं आपसे नेक्स्ट टर्म पर रेडियो एक्टिव वाले टॉपिक पे बातें करूंगा, और फर्स्ट ऑर्डर के ही कुछ और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ओवरऑल चैप्टर का हमने एक बड़ा पार्ट डिस्कस कर लिया है आपसे। कोशिश कीजिए कि अपने सारे टॉपिक जितने हुए आप सारे के सारे देख चुके हों,
नहीं देखे हैं स्टार्टिंग के टॉपिक तो पहले उन्हें देख के इस टॉपिक को देखिएगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छा लगा हो, आपको समझ आता हो, तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। और अगर आपको ये बातें क्लियर हो रही हों, आपको लगता हो कि आपको अगली वाली वीडियो फिर से चाहिए, आपको फिर देखना है, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाने के बाद हमारे चैनल जूम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशंस पहुंच सकें। और अगर आपको इनकी प्रॉब्लम शीट भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जूम इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पे अपने व्हाट्सएप नंबर को हमें मैसेज कीजिए। ओवरऑल आपका चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स का अगला लेक्चर हम नेक्स्ट टर्म पे आपसे फिर से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।